हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवधारियों के परिचय के बारे में बताया जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म अथवा जीवधारी विभिन्न प्रकार के होते हैं और जीवधारी किसको कहते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक टर्म्स की, जीवन अर्थात जीवन क्या है। तो जीवन के बारे में चर्चा करने से पहले ये आपको बताना है कि आखिर जीवधारी ही ऐसे सिस्टम हैं जिनमें जीवन होता है। तो जीवन कहेंगे किसे? तो आप जानते हैं कि जो जीवधारी होते हैं उन जीवधारियों की शारीरिक संरचना कोशिकीय स्तर का, ऊतक स्तर का, अंगतंत्र स्तर का ये होता है। लेकिन सबसे छोटी इकाई जो कोशिकीय संगठन की होती है वो कोशिका होती है। अर्थात जीवन का मतलब ये है कि अगर कोई सजीव कोशिका है तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म की निरंतरता को बनाए रखना ही जीवन कहलाता है। अर्थात किसी जीवधारी के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, कोशिकाओं से उसकी शरीर बनी होती है और कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म की निरंतरता का बनाए रखना ही जीवन है। तो फिर जीवन में या जो जीवन है उस जीवन में जीवधारियों के कौन से स्थान हैं, क्या क्या जीवधारी करते हैं, अर्थात आप जीवधारी कहते किसको हो। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जीवधारियों के कौन कौन से लक्षण हैं। जीवधारियों के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। अर्थात जीवधारियों का परिचय या यूँ कह सकते हैं कि जीव जगत। तो जीव जगत या जीवधारियों का जो परिचय है, इस परिचय में सबसे पहले एक परिभाषा के रूप में मैंने बताया आपको कि जीवन किसे कहते हैं। तो जीवन अर्थात किसी भी जीवधारी की कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म अथवा जीव द्रव्य की निरंतरता का बनाए रखना, या निरंतरता का मतलब यह है कॉन्टिन्यूटी। मतलब ये प्रोटोप्लाज्म एक ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको कहा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म जीवधारियों के जीवन का भौतिक आधार है। अर्थात प्रोटोप्लाज्म की निरंतरता को बनाए रखना ही जीवन है। तो जीवन तभी है जब प्रोटोप्लाज्म की निरंतरता है, उस जीवधारी की कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म जीवित है, सजीव है, उसमें निरंतरता बनी हुई है, तो वो जीवन है। अब ऐसे जीवन वाले जो सबस्टेंस प्रकृति में हैं उनके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, हम कैसे एक न्यूट्रल सबस्टेंस को एक नेचुरल या लिविंग सबस्टेंस से कैसे अलग करेंगे। जीवित जीवधारी या जीवित को एक निर्जीव से कैसे हम अलग कर सकते हैं। बच्चे, ये तीन टर्म्स हैं, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव और एक होता है मृत। मृत को कभी भी निर्जीव नहीं कह सकते। जैसे कि लकड़ी है, उस लकड़ी को कभी भी हम निर्जीव नहीं कह सकते। लकड़ी क्या है? मृत है, क्योंकि वो पहले क्या था? सजीव था। तो इस तरह से हम सबसे पहले इस चैप्टर्स में अध्ययन करते हैं कि सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। सजीवों के लक्षणों में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला लक्षण, इनकी संरचना कोशिकीय स्तर की होती है। मतलब ये कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। और कोशिका की परिभाषा आप जानते हैं कि कोशिका किसी जीवधारी की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात पहला लक्षण जो सजीव का है, उनका शारीरिक संगठन कम से कम कोशिकीय स्तर का होगा। दूसरा है, जीवधारियों में आंतरिक रूप से वृद्धि पाई जाती है। मतलब उनकी जो वृद्धि होती है वो आंतरिक रूप से होती है, इंटरनल ग्रोथ होते हैं, विकास होता है, वृद्धि होती है। और दो तरह की वृद्धियां इसमें, एक शारीरिक वृद्धि भी होती है और दूसरी मानसिक वृद्धि भी होती है। और उसके साथ साथ जीवधारी जिस पर्यावरण में रहता है, जिस परिस्थिति में रहता है, उसके अनुसार उसकी सामाजिक वृद्धि भी होती है। अर्थात जीवधारी के अंदर वृद्धि पाया जाता है, वह वृद्धि क्या क्या हो सकता है? सामाजिक है, शारीरिक है और मानसिक है। इन तीनों प्रकार से जो वृद्धि परिकल्पनाएं हैं एक सजीव के अंदर पाई जाती हैं।
तीसरा सजीवों का लक्षण क्या है? पोषण। सजीवों में पोषण पाया जाता है, मतलब उनके अंदर आहार को ग्रहण करना और आहार को ग्रहण करके उससे आहार को ग्रहण करना और आहार को ग्रहण करके उससे आहार को ग्रहण करना और आहार को ग्रहण करके उससे एनर्जी प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करना, ये जीवधारियों का एक लक्षण है। अर्थात वो पोषण प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और इन जीवधारियों में पोषण की भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे अमीबा में आप देख सकते हो, ये अपने बॉडी सरफेस के सूडोपोडिया या कूटपादों के माध्यम से भोजन को इनगल्फ कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। मनुष्य हाथ के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है। अन्य जीवधारी, चाहे वनस्पतियाँ अथवा जीव जंतु, अपने विभिन्न तरीकों से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जीवधारियों में वृद्धि होती है, विकास होता है। जीवधारियों में का जो संगठन है, शारीरिक संगठन, वो कोशिकीय स्तर का, निम्नतम कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। उनकी शरीर कोशिकाओं की बनी होती है। और तीसरा है कि उनके अंदर पोषण या न्यूट्रिशन की प्रक्रिया पाई जाती है, माने वो पोषण करते हैं। पोषण के बाद अगली जो प्रक्रिया जीवधारियों में है वो है न्यूट्रिशन के बाद एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ये अपने शरीर में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या उपपचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थों का स्राव होता है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे यूरिया है, अमोनिया है, क्रिएटिनिन है, एक्सेट्रा। तमाम तरह के ऐसे एक्सक्रीटरी मटेरियल या उत्सर्जी सबस्टेंस बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात जीवधारियों में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद अगली जो जीवधारियों के लक्षण हैं उसमें उपापचय। जीवधारी के अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है जो किसी न्यूट्रल सबस्टेंस के अंदर नहीं होता। अब आप सोचेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म या उपापचय दो शब्दों से मिलकर बना बच्चे। एक को उपचय कहते हैं, एक को अपचय कहते हैं। उपचय को इंग्लिश में हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और अपचय को इंग्लिश में कहते हैं केटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म दोनों आपस में मिलकर के एक टर्म्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचय। यह उपापचय ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक जीवधारी के अंदर, वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, बड़े पौधे हों अथवा सूक्ष्म प्रोटोजोआ हो, कोई भी होंगे, उसमें यह प्रक्रिया होगी ही होगी कि उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। आपको पता है कि बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म होता है, लेकिन मेटाबॉलिक रेट बैक्टीरिया का बहुकोशिकीय जंतुओं से भी अधिक होता है। अर्थात बैक्टीरिया में जो मेटाबॉलिज्म या उपपचय की क्रिया है वो बहुत ही अधिक होती है। इसलिए बैक्टीरिया कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में अपनी संख्या का दुगुना, चरगुना, पचगुना हो जाता है, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत ही हाई होती है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब कोशिकाओं के अंदर अथवा जीवधारियों के शरीर के अंदर कुछ चीज़ें बनती हैं, अर्थात कुछ चीज़ों का संश्लेषण होता है और कुछ चीज़ों का विघटन होता है। कुछ चीज़ें बनती हैं तथा कुछ चीज़ों का विघटन होता है। जो चीज़ें बनती हैं उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, माने उपचय, और कुछ चीज़ें विघटित होकर एनर्जी देती हैं उसको कहते हैं केटाबॉलिज्म, अर्थात अपचय। मतलब जीवधारी के शरीर में बहुत से चीज़ों का संश्लेषण होता है और बहुत सी चीज़ों का अपघटन या टूटना, विघटन होता है। जैसे शरीर में प्रोटीन का निर्माण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये क्या है? ये संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं हैं और इनको हम उपचय में रखते हैं, अर्थात इंग्लिश उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक उसी के बाद जो श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अणु टूट करके एनर्जी देता है, अर्थात ये विघटनकारी क्रिया है, इसको हम केटाबॉलिज्म कहते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं कंटिन्यूअसली अल्टरनेट क्रम में होनी चाहिए शरीर के अंदर, और इसका रेट यदि हाई है तो जीवधारियों का विकास अच्छे ढंग से होता है। अर्थात प्रत्येक जीवधारियों में मेटाबॉलिज्म अथवा उपापचय की क्रिया होती है। अगला है रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीवधारी रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है, अपने समान संतति उत्पन्न करता है।
अपना पीढ़ी बढ़ाता है। और ऐसा नहीं कि एक नमक है, नमक के रवे को तोड़ करके 1 से 2 कर दो, 2 से 4 कर दो तो वो उसकी जनसंख्या बढ़ गई, ये ऐसा नहीं होता। प्रजनन या रिप्रोडक्शन सच ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिससे वह जो जीवधारी है ठीक अपनी फोटोकॉपी, अपना प्रतिरूप, अपने समान संतान उत्पन्न करता है, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हों। इस सबके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, बाई बडिंग हो, चाहे सोमेटिक रिप्रोडक्शन हो, जिस ही प्रकार से हो, लेकिन जीवधारियों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद अगला जो लक्षण जीवधारियों का है वो है सेंसेशन, उद्दीपनशीलता, संवेदनशीलता। जीवधारियों के अंदर संवेदनशीलता पाई जाती है, अर्थात वो हवा के प्रति, आग के प्रति, गर्मी और सर्दी के प्रति, बाहरी आघातों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये जीवधारी के अंदर संवेदनशीलता या सेंसेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। जीवधारियों के अगले गुण में जीवधारियों के अंदर लोकोमोशन, गमन होता है, अर्थात स्वैच्छिक गमन हो सकता है, वो अनैच्छिक गमन हो सकता है। मतलब जीवधारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि पेड़ पौधे तो एक ही जगह पर रहते हैं, तो इनको कैसे हम जीवधारी कहेंगे, इनमें तो गमन नहीं होता है। बच्चे, गमन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष गमन होता है और एक अप्रत्यक्ष गमन होता है। कुछ जीवधारी प्रत्यक्ष गमन करते हैं, जैसे मनुष्य एक स्थान से वाहनों के माध्यम से दूसरे स्थान चला जाता है। जल में रहने वाले जलीय जीव तैर करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। उसी तरह से जो ये पेड़ पौधे हैं इनमें स्टैटिक मूवमेंट्स होते हैं, अर्थात जिसको आप प्रत्यक्ष गतियाँ कहते हैं, जैसे टहनियों का बढ़ना, पत्तियों का हिलना, पुष्प का खिलना, प्रकाश के तरफ पौधे के शाखाओं का मुड़ जाना। आप देखे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक गमले में लगा हुआ पौधा एक खिड़की के पास रखते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसकी जो शाखा होती है वो खिड़की से उस तरफ मुड़ जाती है जिधर से सूर्य की किरणें आती हैं, अर्थात उसमें फोटोट्रॉपिज्म पाया जाता है। जड़ के अंदर जियोट्रॉपिज्म पाया जाता है, जड़ें हमेशा गुरुत्व की तरफ बढ़ती हैं और तना हमेशा प्रकाश की तरफ बढ़ता है। तो गुरुत्वानुवर्ती गतियाँ जिनको जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, प्रकाशानुवर्ती गतियाँ जिनको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, ये दोनों पौधों में पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी जीवधारी है उसमें लोकोमोशन निश्चित तौर पे पाया जाएगा, मतलब वो गमन की प्रक्रिया करेंगे। ऐसे ही जीवधारियों के अंदर बच्चे बहुत से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे परिवहन। जीवधारियों के अंदर परिवहन की प्रक्रिया होती है, जैसे मनुष्यों के शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से भोजन तथा ऑक्सीजन का संवहन होता है। पौधों में जाइलम तथा फ्लोएम कोशिकाओं के माध्यम से जल तथा भोजन का संवहन होता है। अमीबा पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अथवा अन्य संसाधनों के माध्यम से जल संवहन होता है, अर्थात संवहनी तंत्र जीवधारियों में विकसित होते हैं और उसके माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को, स्कैटरी प्रोडक्ट को, इन सारी चीज़ों को गमनागमन की व्यवस्था करते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं परिवहन की प्रक्रिया होती है। इस तरह से बच्चे जीवधारियों में अनेकों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जीवधारी निर्जीव से अलग है। अब एक इसमें मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कि जीवधारी निर्जीव से अलग है, लेकिन इनके बीच एक संयोजी कड़ी है जिसको विषाणु कहते हैं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी होता है, इसलिए क्योंकि बाहर रहने पर वो 100% निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, रवै के रूप में होता है, अपना ग्रोथ नहीं करता, उसके अंदर सेंसेशन नहीं होता है, उसके अंदर परिवहन नहीं होता है, मतलब जितनी प्रक्रियाएं मैंने जीवधारियों का बताया है वो कोई नहीं होता है। लेकिन वो जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक जीवधारियों की तरह से उसमें भी विकास होने लगते हैं, उसकी संख्या बढ़ने लगती है, उसके डीएनए मल्टीप्लाई करने लगते हैं। तो जीवधारियों में सजीव तथा निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं वायरस को।
बच्चे, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताई। इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जीवन किसे कहते हैं, और जीवन यदि कहते हैं तो फिर जीवधारियों के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। जीवधारियों के कुछ लक्षण आपको मैंने बताया। अगले वीडियो में आपको हम जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, किन किन परिस्थितियों के माध्यम से वर्गीकरण करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। थैंक्स।